गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, ये हमारी जो क्लास हैं ये आरपीएफ सॉरी दोस्तों ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड आपके यहाँ पर जो है जीके और साइंस से रिलेटेड कुछ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो आपके लिए कराए जाते हैं। और ये हमारे तांडव सीरीज के नाम से ये सीरीज़ चल रही है। और आज की हमारी क्लास है 19 क्लास है, यानी 19वीं क्लास है। तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस सीरीज़ से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और वाला बेल आइकन दबाएं, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों रेगुलर ये वीडियो आपके लिए डाली जाती है, और जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे ग्रुप डी हुआ, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बिना किसी देरी के अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट तक वीडियो पर आपको बने रहना है, हर क्वेश्चन को, पैटर्न को अच्छी तरह से आपको समझना है। तो चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों आज का हमारा जो पेपर है वो है दोस्तों 17/12/2024 का जेई का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, वो हमारा पेपर है 17/12/2024 का। और इसमें जितने भी जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम साइंस से, फिर उसके बाद जैसे ही आपकी साइंस कंप्लीट होगी फिर जीके के जो क्वेश्चन है उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों। और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समजातीय श्रेणी नहीं है। अब इसका आप पता कैसे लगाओगे? तो इसके लिए आपने दोस्तों अगर एल्केन, एल्किन और एल्काइन वाले फॉर्मूले अगर आपने पढ़े हों, कल की वीडियो में मैंने बताए थे, तो वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर जैसे ये फार्मूला है, ये है और ये है और ये है, अगर ये अलग अलग फार्मूलों से बन रहे हों तो समजातीय नहीं है, यानी सजातीय नहीं, यानी एक ही जाति के नहीं है। और एक ही फार्मूले से बन रहे हों तो सजातीय होंगे। तो ये सभी एक ही फार्मूले से बने हुए, ये अलग अलग फार्मूले इसमें यूज किए गए हैं, जैसे एल्कीन, एल्काइन, एल्केन सभी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये इसका जो है समजातीय श्रेणी का जो है एग्जाम्पल नहीं है, यानी उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन जो है आंसर नहीं है। और हाँ दोस्तों देखिए, एक श्रेणी होती है जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हॉक्स, हेक्ट, ऑक्नॉन, डॉक, ये सारी श्रेणी होती हैं। इस प्रकार से ही पूरी श्रेणी होती है। और इसी के आधार पर दोस्तों ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन वाले फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर C2H2 है, तो C2 क्या है दोस्तों? कार्बन की संख्या, यानी मेथ एथ। नंबर 2 पर क्या है? मेथ से स्टार्ट होता है, एथ आता है। मेथ पहले नंबर पर होता है, पहले नंबर पर होता है, तो मेथ और एथ। एथ यानी दोस्तों कार्बन की संख्या 2। और H4 है, तो H4 यानी एथेन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, CnH2n, H2n, यानी 2 इंटू कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 थी, Cn ही तो है ये। जैसे यहाँ पर आपके लिए समझा देता हूँ मैं, जैसे CnH2n, जैसे ये है एथेन का फॉर्मूला, सॉरी दोस्तों एल्कीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या वहाँ पर 2 थी, तो 2 हमने यहाँ पर रख लिया, C2 हो गया। H2 कैसे आएगा दोस्तों? अगर कार्बन की संख्या 2 है, यानी N का मान हमने यहाँ पर 2 रखा है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा C2H4। तो मेथ एथ, एथीन का फॉर्मूला है ये। तो इस प्रकार से श्रेणियाँ निकाली जाती हैं। और ये जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये सभी अलग अलग फार्मूलों से निकाले गए हैं। जैसे एल्किन का भी होगा, इसमें एल्काइन का भी होगा, एल्केन का भी होगा, इस प्रकार से। तो इसलिए समझाती नहीं है, बाकी ये सभी सेम है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा। और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, जैसे कि ये सारी चीज़ मैंने आपके लिए बता दी, ये रहा। यहाँ आपसे पूछा गया था कि मेंडल ने मटर के पौधों में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे से विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन्हें कहते हैं हम दोस्तों दृश्यमान लक्षण। ऑप्शन नंबर 1 यानी दोस्तों विजुअल कैरेक्टर्स।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए बीज जीव बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों बीजाणु, स्पोर्स। सॉरी दोस्तों, पोर्स जिन्हें हम कहते हैं बीजाणु। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि धावन सोडा का आणविक सूत्र क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2, यानी 10 जल के अणु होने चाहिए सोडियम कार्बोनेट के साथ में, 10 जल के अणु, तब जाकर आपका धावन सोडा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों देखिए, प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है। और ये प्रश्न दोस्तों पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, जो पिछली मैंने वीडियो कराई वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि शिफ्ट टू शिफ्ट पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्नों की सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न है ये रहा कि एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती? तो लकड़ी का बुरादा उपयोग करके, बाकी लोहे से खींची जा सकती हैं चुंबकीय दिक् सूचक के द्वारा भी, और एक दंड चुंबक के द्वारा भी, लेकिन लकड़ी का बुरादा करके नहीं, यूज करके नहीं खींची जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा दोस्तों कि H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले 1 विलयन का pH मान कितना होगा? तो 7 से कम होगा। H+ हो तो ये अम्लीय होगा, और HOH- हो तो ये क्षारीय होगा। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, जैसे जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, बिल्कुल राइट। बाकी ये सारे के सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। सत्य ही पूछा है, और आपको पता है दोस्तों 4 में से कोई एक तो एक ही सत्य होगा, ऐसा तो नहीं है कि 2 सत्य हो सकते हैं। अगर 2 होते तो यहाँ पर अलग से ऑब्जेक्शन ऑप्शन होते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था ये रहा कि चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती है, बिल्कुल गलत। एक चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो सकता है, नहीं, दोनों होते हैं दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी दोनों होते हैं। अथवा का मतलब है या तो उत्तरी या दक्षिणी, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही एक साथ होते हैं। एक चुंबक एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकती है, गलत दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चुंबक उत्तर और दक्षिण ध्रुव वाला एक द्विध्रुव बिंदु है, या द्विध्रुव जो है इसमें पाया जाता है चुंबक में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि 220 वोल्टेज लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित, एम्पियर का मतलब है दोस्तों धारा, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर पहले हमें 220 वोल्टेज में निकालना है। तो 220 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एम्पियर 220 वोल्टेज लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के, तो 1 एम्पियर पर कितना बट में आया? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44। और हमें बनाना है दोस्तों 1 एम्पियर का मान है 44, तो 176 हमें बनाना है। तो कितनी संख्याएं जरूरत पड़ेंगी, कितनी की दोस्तों? 4 की, यानी 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 176 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अलैंगिक जनन के बारे में, इसके लिए निषेचन की आवश्यकता होती है, या 2 जनक जीव संलग्न होते हैं, या जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है, या फिर इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा कि इसके परिणाम स्वरूप संतति जो संतान उत्पन्न होती है आनुवांशिक रूप से वो जनक के समान ही होती हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से किसका विनिमय होता है? तो आयनों का होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आयन तो एक्सचेंज होते हैं, आयन ही मिलते हैं एक दूसरे से। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र पर रखे वक्र केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हुआ? जैसे कि दोस्तों ये आपका कोई वक्रता अवतल दर्पण है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका दर्पण है, ये कोई इसका ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ पूछ रहा है अगर वस्तु को यहाँ पर रखा जाए तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा दोस्तों, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है? तो ये है दोस्तों आपका रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त कोश बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते? तो क्यों नहीं करते ये आपसे पूछा गया है। तो उनमें क्या होता है दोस्तों, ऊतक और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं, जो कि ऊतक और अंगों को संगठित करने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसलिए दोस्तों बहुकोशिकीय जीव जो है खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका सर्वोच्च ढंग से वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। यानी 2 यौगिकों के आयन स्थान बदल कर 2 नए यौगिक बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, जो कि अभी हमने पीछे देखा है, आयनों का ही आदान प्रदान होता है, आयन ही जो है अपना स्थान एक्सचेंज करते हैं यानी बदलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि करती जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा तो घटेगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। प्रतिरोध का मतलब है दोस्तों धारा को कंट्रोल करना। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ पर धारा बढ़ रही है, प्रतिरोध में वृद्धि की जा रही है, तो हमेशा धारा घटेगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि पुरुषों में गर्भ निरोधक हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? तो शुक्रवाहक जो होता है उसे अवरुद्ध किया जाता है, यानी उसे क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें गांठ लगा दिया जाता है। जब उसकी शल्य चिकित्सा की जाती है तो उसमें गांठ लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कंडोम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में किसका उद्देश्य पूरा करता है? तो गर्भ निरोधक का तो कार्य करता ही है। इसके अलावा दोस्तों ये गोनोरिया जैसे STDs जैसे हम कहते हैं के संचरण को रोकने में भी ये कारगर होता है, यानी उसे भी ये रोकता है, जो कि अगर दोस्तों सेक्सुअल डिजीज होती है, गोनेरिया हुआ, आपका सिफिलिस हुआ, ठीक है, ये आपके सेक्सुअल डिजीज होती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था देखिए दोस्तों इसे तो हम कर नहीं सकते, तो करंट का प्रश्न है, केवल इसे यहाँ पर कर पाएंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या हमारे पास बनता है?
तो हमारे पास जो परिणाम है वो क्या निकल कर आता है, ये आपसे पूछा है। तो अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी गैसें तो रिलीज हो जाती हैं, तो जो बचता है हमारे पास वो अवक्षेप बचता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सुरक्षित यौन संबंध के अभ्यास से एड्स को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। एड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। यह HIV वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही है। यह मच्छर के काटने से फैलता है, नहीं, ये तो एक सेक्सुअल डिजीज होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो, यानी दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव नर जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ये गलत होगा, 2 जोड़ी या फिर 46। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, 23 ही होती है। नर और मादा दोनों में पूछा जाता तो आपका 46 होता, लेकिन 23 होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर केवल नर जनन कोशिका के बारे में पूछा गया है। तो क्या होगा दोस्तों, 23 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है। तो एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो दर्पण के सामने होता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपके लिए पीछे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होगी। तो कितनी होगी दोस्तों, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये पूछा गया था कि जब कोई धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जो कि सक्रियता श्रेणी में उच्चतर होती है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का जो है बल्बिंग जो है दोस्तों, बुद्ध जो है सबसे तीव्र होगा। तो ये होगा दोस्तों मैग्नीशियम के द्वारा, यानी हाइड्रोजन गैस जो है तीव्र गति से जो है रिलीज होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा दोस्तों, जब हम मैग्नीशियम को डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। क्या दोस्तों, बेकिंग पाउडर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है। तो निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा। अब दोस्तों देखिए, जितने भी आपके साइंस के प्रश्न थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर अभी लास्ट तक आपको बने रहना। अब हमारे जीके के प्रश्न जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। जीके के से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि नृत्य महोत्सव के अलावा मामल्लपुरम का मुख्य आकर्षण क्या है। यानी नृत्य महोत्सव तो होता ही है वहाँ, उसके अलावा और क्या आकर्षक चीज़ है वहाँ पर। तो मंदिरों का स्थापत्य सौंदर्य, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट पर रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, यानी दोस्तों HSRA की स्थापना 1928 में निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार। बाकी सभी होते हैं, निजता, आजीविका, निःशुल्क कानून सहायता का अधिकार, ये भी 21 में ही दिया गया है।
बाकी संपत्ति का अधिकार जो है ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा की सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएंगी। तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 239 ए में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली जो है, एकता धारक जो अपने एकता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी काम करता था, उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसे कहा गया था दोस्तों मुक्ति। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कालजयी भारतीय उपन्यास चंद्रकांता मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो चंद्रकांता जो लिखा गया था ये लिखा गया था दोस्तों हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो ये आज का दोस्तों आपका टॉपिक था और आपका पेपर जो था दोस्तों वो था 17/12/2024 का सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर था जेईई से रिलेटेड। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके ख़त्म होते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।